इंडिया ने तीसरा टी20 सुपर ओवर में जीत के ये सीरीज 3-0 से जीत ली है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इंडिया की तारीफ करूं या श्रीलंका के बारे में बात करूं, जिन्होंने आज तीसरी बार कोलैप्स किया है बैक टू बैक, और एक जीता हुआ मैच हार गए जब उन्होंने 22 रनों पे 7 विकेट गिरवा दिए। 22 रनों पे 7 विकेट के पहले वो 12 रनों पे 7 विकेट, उसके पहले वो 30 रनों पे 7 विकेट करते आ रहे हैं, और इस मैच में 22 रनों पे 7 विकेट, मतलब बैक टू बैक ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इनकी टीम ने कोलैप्स किया है। इस चीज को ये सही नहीं कर पा रहे हैं, ये प्लान नहीं कर पा रहे, मेरे समझ के बाहर है। एंड में तो सिचुएशन ये थी कि रिंकू सिंह ने सेकंड लास्ट ओवर में 3 रन देके 2 विकेट लिए, और सूर्य कुमार यादव ने 5 रन देके 2 विकेट लिए। इसके पहले टी20 इंटरनेशनल्स में इनके पास एक भी विकेट नहीं था, इनफैक्ट इन दोनों ने बॉलिंग भी नहीं की थी, और यहाँ इन दोनों ने दो दो विकेटें ले ली एक ओवर में, जबकि श्रीलंका को 2 ओवर में सिर्फ 9 रन चाहिए थे। क्यों? क्योंकि खलील अहमद साहब ने 18वें ओवर में 6 वाइड बॉलें फेंक के 12 रन दे दिए थे। अब इस सीरीज की विक्ट्री ऑफ कोर्स इट मैटर्स, हालांकि ये मैच इंडिया हार भी जाती तो इट वुडंट हैव चेंज्ड एनीथिंग, क्योंकि ये एक आई वुड से टीम बिल्डिंग सीरीज है, एक बायलैटरल सीरीज है जिसमें टीम बन रही थी, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू विन एवरी गेम। सो सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त स्टार्ट किया है। अगर इस सीरीज के विन और लॉसेस के बारे में बात करें तो मैं कहूंगा कि रियान पराग एक ऑफ कोर्स इंडिया के लिए एक पॉजिटिव रहे हैं, क्योंकि उनको तीनों मैच में बॉलिंग दी गई, और एटलीस्ट टर्निंग ट्रैक्स पे रियान पराग ने अच्छी बॉलिंग की है। तो रियान पराग गोइंग फॉरवर्ड एक आई वुड से बैटिंग ऑलराउंडर की तरह मोर और लेस टीम में इन एंड आउट होते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ सीनियर प्लेयर्स के आने के बाद उनकी जगह बने ना बने ये देखना होगा। लेकिन ओवरऑल फिलहाल रियान पराग ऐसा लग रहा है कि अब वो टीम के साथ रहेंगे, इतनी परफॉर्मेंस उन्होंने दे दी है। आज बैटिंग में वो कुछ और भी परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन एनीवेज कंसिडरिंग द पिच आई थिंक उन्होंने भी ज्यादा गेम्स नहीं खेले हैं, तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। तो डेफिनेटली रियान पराग टीम के लिए पॉजिटिव रहे हैं। सूर्य कुमार यादव के कैप्टेंसी की बात की जाए तो सबसे बड़ा पॉजिटिव उनकी कैप्टेंसी में यही रहा है कि वो बाकी बॉलर्स को भी यूज करते हैं रादर देन द स्पेशलिस्ट्स। एटलीस्ट ये चीज रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के अंदर नहीं थी, ये दोनों सिर्फ स्पेशलिस्ट और एक बने बनाए फॉर्मूले पे काम करते थे। बहुत ज्यादा इन्होंने कैप्टेंसी में कुछ नया दिखाना था तो 17th और 18th ओवर रोटेट कर देते थे, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर एटलीस्ट सूर्य कुमार यादव में इतना करेज था कि उन्होंने खुद को भी बॉलिंग दी, रिंकू सिंह को भी बॉलिंग दी, रियान पराग को भी पहले मैच में एंड में बॉलिंग दी थी। ये चीज धोनी भी करते थे, और धोनी के बाद ये सिलसिला बंद हो गया था विराट कोहली की कैप्टेंसी से, जहां पे सिर्फ स्पेशलिस्ट बॉलर्स बॉलिंग करते थे और पार्ट टाइमर्स को कुछ बॉलिंग नहीं दी जाती थी। और रोहित शर्मा ने भी वही चीज कंटिन्यू की थी। मेरे ख्याल से यहाँ रोहित शर्मा या विराट कोहली कैप्टन होते तो 19th और 20th ओवर खलील और सिराज ही फेंक रहे होते, वो कुछ भी किसी भी किस्म का एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते। तो आई थिंक इस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए सूर्य कुमार यादव को, और अगर गौतम गंभीर का ये आइडिया है तो डेफिनेटली उनको भी। तो आई थिंक ये एक दो चीजें पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव्स की बात करूं तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी की बात करूं तो कई बार ऐसा दिखा है कि वो लंबे स्पेल्स बॉलर्स को दिए जाते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन। यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ ये चीज चल गई, क्योंकि श्रीलंका खुद एक स्ट्रगलिंग टीम है, लेकिन बड़ी टीम्स में अगर किसी बॉलर को 2 से ज्यादा ओवर दिया जाए तो हो सकता है तीसरे ओवर में बैट्समैन लाइनअप करके बड़े रन्स मारे। और गोइंग फॉरवर्ड अगर ऐसा होगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सूर्य कुमार यादव हर मैच में कंसिस्टेंटली किसी भी एक बॉलर को पकड़ के लगातार लंबे स्पेल देना शुरू कर देते हैं। जैसे इस बार पावर प्ले में सिराज के 3 ओवर फेंकवाए गए, हालांकि जिस तरीके की पिच थी, जितना लो स्कोर था, मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्पिनर्स का इंट्रोडक्शन जल्दी हो सकता था। दूसरा, मुझे सिराज विकेटलेस रहे। ऑफ कोर्स संजू सैमसन ने आज एक आसान सा कैच छोड़ दिया, लेकिन आप देख सकते हो कि अर्शदीप को रेस्ट कराया गया मगर सिराज को नहीं। सिराज अभी उस पोजीशन में नहीं है टीम मैनेजमेंट की नजर में कि हिज प्लेस इज फॉर ग्रांटेड। तो मेरे ख्याल से सिराज का काफी लॉस हुआ है।
संजू सैमसन, जस्टिस फॉर संजू सैमसन एक मजाक बन के रह जाएगा अगर संजू सैमसन अपनी अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से उन्होंने ओडीआई में 100 बनाया था और ओडीआई टीम में जो उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, वो सब बातें उनके दिमाग में घूम रही हैं, क्योंकि बार बार अगर वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिलेंगी, क्योंकि टीम में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। तो संजू सैमसन को अब देखना है कि मैनेजमेंट और कोच उनको कितना बैक करते हैं, लेकिन इस तरीके की परफॉर्मेंसेस के बाद संजू सैमसन कांट एक्सपेक्ट एंड कांट कंप्लेन कि भाई मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, क्योंकि आई थिंक जितने ज्यादा डिजर्विंग प्लेयर वॉशिंगटन सुंदर हैं, उनको उनके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि काफी बढ़िया परफॉर्मेंसेस के बाद मैन ऑफ द सीरीज परफॉर्मेंस 2 बार दे चुके हैं वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन आज भी उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं होती, जबकि ही इज अ वेरी यूजफुल बैट्समैन एंड अ बॉलर। तो संजू सैमसन कांट कंप्लेन अबाउट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटीज काफी दी जाती है। शुभमन गिल अगेन आज एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। अगर आप इस इनिंग्स को विराट कोहली की फाइनल की इनिंग्स से कंपेयर करोगे तो इसमें बस मैं एक ही डिफरेंस बताऊंगा कि इस तरीके की इनिंग्स में पहले आप डिफेंस करते हो जब आपके 3-4 विकेट गिर जाते हैं, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करते हो और एंड में एक्सेलरेट करते हो, तब ये इनिंग्स अच्छी होती है। लेकिन शुभमन गिल ने डिफेंस भी किया, कंसोलिडेट भी किया, लेकिन जहां एक्सेलरेशन की जरूरत थी वहां वो आउट हो गए। जब वो पिच पर इतना टाइम बिता चुके थे, जब वो 15 ओवर तक क्रीज पर रह चुके थे, तो एंड के 5 ओवर्स यूटिलाइज करना उन्हीं का काम था। अगर विराट कोहली ने फाइनल में 48 बॉल्स 50 पहुंचने के बाद वो आउट हो गए होते तो उस इनिंग्स को शायद सब गालियां मार रहे होते कि वो कर क्या रहे थे। लेकिन जो एक्सेलरेशन आखिरी के 10 बॉलों पे उन्होंने दिया, उसी की वजह से वो इनिंग्स इंपॉर्टेंट बनी। तो इस तरीके की इनिंग्स में जब आप इतने बॉल्स कंज्यूम करके 15 ओवर तक बैटिंग कर लेते हो, एंड अब शुभमन गिल को एक इमर्जिंग यंगस्टर नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो 5 साल से ऊपर से इंडियन टीम के साथ एसोसिएटेड हैं, वो इंडियन टीम के वाइस कैप्टन हैं। तो अब इट्स टाइम की ही स्टार्ट्स गिविंग दोज मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस। ये परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से एक पॉइंट तक अच्छी थी कि 3-4 विकेट गिरने के बाद भी एटलीस्ट वो क्रीज पे टिके रहे, उन्होंने पार्टनरशिप्स की, मगर आई थिंक एंड के फेज में उन्होंने जो एक्सेलरेशन करना था वो मिस कर गए। उसके अलावा मैं कह सकता हूं कि रवि बिश्नोई की अगेन जो चीज मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी और जिम्बाब्वे सीरीज में भी बताई थी कि बिश्नोई सीरीज की शुरुआत अच्छी करते हैं, लेकिन तीसरे मैच से उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी बैट्समैन को नजर आ जाती है और तीसरे मैच से वो हार्मलेस हो जाते हैं। इनफैक्ट वो काफी रन लीक करते हैं और यही किया उन्होंने इस मैच में भी। ये पिच स्पिनर्स के लिए कंड्यूसिव थी, लेकिन रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 38 रन दिए। इस पिच पे 4 ओवर में 38 रन इज क्रिमिनल। एंड रवि बिश्नोई की लाइन लेंथ बिल्कुल वेवर्ड हो जाती है तीसरे मैच से, वो पेस पे कंसंट्रेट करने लगते हैं, जहां की इस पिच पे शायद स्लो फेंकना ज्यादा यूजफुल होता। इवन सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह जब बॉलिंग कर रहे थे तो उनकी स्लोनेस यूजफुल थी, लेकिन रवि बिश्नोई तो ऐसा लग रहा था कि शायद शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं समझ के बाहर था। वो काफी फास्ट बॉलिंग कर रहे थे और इसी वजह से ना तो उनको टर्न मिल रही थी, इनफैक्ट रियन पराग ने जब अपने लेग स्पिन फेंकी थी तो उसे ज्यादा ग्रिप मिल रही थी रादर देन रवि बिश्नोई। जिम्बाब्वे सीरीज पे भी रवि बिश्नोई ने यही काम किया था, एंड इट्स हाई टाइम कि रवि बिश्नोई के साथ कोई स्पिनिंग कोच, कोई बॉलिंग कोच या कोई डिस्कशन होना चाहिए, जहां उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें अपने कुछ वेरिएशंस ओवर यूज नहीं करने चाहिए, जैसे कूगली है या फ्लिपर है, उसे वो थोड़ा सा कम यूज करें और सीरीज जैसे जैसे बढ़ती है पिच के हिसाब से उनको अपनी स्पीड में भी वेरिएशन लाने होंगे। हर पिच पे एक स्पीड से बॉलिंग नहीं कर सकते हैं रवि बिश्नोई, अदरवाइज इसी तरीके से वो हर सीरीज के दूसरे तीसरे मैच से प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। एंड इनफैक्ट जैसे जैसे वो पूरी टीम्स के खिलाफ खेलेंगे और टीम्स फेमिलियर हो जाएंगी तो शायद पहले दूसरे मैच से भी उन्हें मार पड़नी शुरू हो जाएगी। तो रवि बिश्नोई को इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। ओवरऑल मेरे ख्याल से चीजें ठीक रही, लेकिन एक कंसर्न जो रहेगा सबसे ऊपर वो रहेगा इंडिया के विकेट कीपर बैट्समैन की, क्योंकि संजू सैमसन फ्लॉप रहे और ऋषभ पंत ने भी फ्रैंकली पहले मैच में जो इनिंग्स खेली थी वो कोई बहुत अच्छी इनिंग्स नहीं थी। वो पिच बहुत ही बढ़िया बैटिंग पिच थी जहां इंडिया 240 तक जा सकती थी, लेकिन ऋषभ पंत वहां 25-26 बॉल तक स्ट्रगल करते रहे। इनफैक्ट उन्होंने आसान आसान 1-2 कैच भी दिए बाउंड्री पे जो ड्रॉप हो गए। उसके बाद उन्होंने आखिरी के 10-12 बॉलों पे एक्सेलरेट किया और 49 बनाए,
मगर वो कोई अच्छी इनिंग्स नहीं थी अगर किसी ने उस इनिंग्स को फॉलो किया हो। तो यहाँ पर थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा इंडिया को गोइंग फॉरवर्ड विकेट कीपर बैट्समैन के ऊपर। खलील अहमद अगेन अपॉर्चुनिटी मिली, 12 रन दे दिए, 6 वाइडें फेंकी। अब किस बड़ी टीम में आपने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड किस टीम में आपने देखा है कि एक मैच में आखिरी के 3-4 ओवर जहां मैच टाइट है, एक बॉलर आके 5-6 वाइड बॉल्स फेंकता है? मतलब वो थोड़ा भी प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते खलील अहमद। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे बॉलर को जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, आप कितनी बैकिंग दे सकते हो ये समझना पड़ेगा। क्योंकि खलील अहमद भी अगेन इंटरनेशनल क्रिकेट पहले भी खेल चुके हैं, आईपीएल भी 5-6 सालों से खेल रहे हैं। तो इस सिचुएशंस में उन्हें एस करना पड़ेगा। उनकी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड बॉलर्स हैं जो वेट कर रहे हैं, स्पेशली आवेश खान का इस सीरीज में नहीं होना मुझे अभी भी सरप्राइज करता है। अब देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड इस टीम में और क्या चेंजेस किए जाते हैं या फिलहाल इसी टीम के साथ कंटिन्यू किया जाता है। बट ओवरऑल अ पॉजिटिव स्टार्ट फॉर सूर्य कुमार यादव एंड गौतम गंभीर। 2 दिन बाद से ओडीआई सीरीज होगी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।